नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परमार अपने YouTube चैनल दिनेश परमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने अपना वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें मैंने सबसे पहला वीडियो जो अपना अपलोड किया है वो वर्ब पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है और इसमें बहुत लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने ये कोशिश की है कि उसको बहुत इजी और सरल तरीके से मैं सारी चीज़ों को पेश करूं। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो जितने भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, किसी प्रकार भी कंपटीशन हो, तो मैं पूरा डिटेल नोट लेके बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी क्रम में हमारे एक मित्र या छात्र या दोस्त या छोटे भाई हों, उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जानकारी देने के लिए कहा हुआ था। तो आज वर्ब पार्ट 2 में फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और अगर इसमें कंप्लीट नहीं होगा तो इसका अगला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो को अच्छे से देखें, अंत तक देखें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल करें, क्योंकि आप ये कंपैरिजन करके देखिएगा कि मेरे जितने वीडियो होंगे उसमें इंग्लिश को बहुत सरल और प्रैक्टिकल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, जो आपके कन्फ्यूज़न को और आपकी जो एक माइंड में अस्थिरता चलती उसको दूर करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट्स वर्ब। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की दो कैटेगरी बना लेते हैं, वर्ब, और उसके दो भागों में उसको डिवाइड करते हैं। एक को हम लिख देते हैं फाइनाइट वर्ब्स और दूसरे को नेम दे देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, हमने क्या किया, हेडिंग डाली वर्ब, उसको दो भागों में डिवाइड किया। एक भाग को नेम दे दिया फाइनाइट वर्ब्स और दूसरे को नेम दे दिया नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब के विषय में जान लेते हैं, जिससे हमारा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दूर हो जाए। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म यानी अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं या बदल जाते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। इजी भाषा में बताने की कोशिश करूं कि फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फॉर्म में यानी वर्ब के रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। एक लाइन और बताऊं, फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनके रूप में परिवर्तन टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार होता है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको एकदम क्लियर होने वाला है। फर्स्ट एग्जांपल, आई वॉन्ट टू राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू राइट। इसमें वॉन्ट वर्ब आई है। सेकेंड सेंटेंस है, ही wants to write। क्लियर? थर्ड सेंटेंस में लेता हूं, she wanted to write। फोर्थ सेंटेंस लेता हूं, he is an advocate। अगला सेंटेंस है, you are a student। एंड नेक्स्ट है, they were students। तो इन सारे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में आया है वांट, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है आई। तो आई जब लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज ए प्लूरल इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा था, ही वांट्स टू राइट। तो यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वांट की जगह वांट्स हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के एंड में एस लगा देते हैं। तो आपने देखा सेकेंड सेंटेंस में हो गया ही वांट्स। पहले वाले सेंटेंस में आई वांट, दूसरे में हो गया ही वांट्स। तो आप देख रहे हैं कि टेंस में सब्जेक्ट का चेंजमेंट हो रहा है, तो वर्ब के रूप में, फॉर्म में चेंजमेंट हो रहा है, तो हमारी फाइनाइट वर्ब है। थर्ड सेंटेंस हमारा, शी वांटेड टू राइट, वो लिखना चाहती थी। वांटेड यानी हमारा टेंस बदला, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो वही वांट हमारा वांटेड हो गया, वांटेड। देख रहे हैं ना आप, क्रिया के रूप में वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारी हमारी फाइनाइट वर्ब है। आगे देखिए, ही इज एन एडवोकेट, इज आया,
ही के साथ इज आया। अगला सेंटेंस है यू आर ए स्टूडेंट, अब यू के साथ आर आ गया। इज आर, इनमें देखो चेंजमेंट हो रहा है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और यू है तो आर आ गया। दे वर स्टूडेंट, वे छात्र थे। अब देखिए यहाँ पे टेंस बदल गया, पास्ट हो गया, तो यहाँ पे वर आ गया। तो ये जो हमने 4 से 5 मैंने एग्जाम्पल्स दिए, तो आप इनमें आपने बड़े गौर से देखिए, समझिए इनको कि जैसे जैसे टेंस चेंज हो रहा है, उनके सब्जेक्ट का परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ब का रूप भी बदल रहा है, वर्ब का जो फॉर्म है वो भी चेंज हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी वर्ब जिनका फॉर्म यानी जिनका रूप टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप फाइनाइट वर्ब्स नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो वर्ब का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है, हमने क्योंकि वर्ब को 2 भागों में बांटा था ना, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम अगला पॉइंट पकड़ते हैं, अगले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, अगले पॉइंट को लेके चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 कैटेगरी और होती, सब कैटेगरी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 सब कैटेगरी और होती हैं, यानी या इनको ये भी सरल भाषा में कह लें कि नॉन फाइनाइट्स कौन कौन, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो इनमें मित्रों होती है, पहली होती इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी भी वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप 2 लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। यानी गो है फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले 2 लगा दो, टू गो, हमारा इन्फिनेटिव बन गया। सेकंड पॉइंट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जेरेंड, GERUND, जेरेंड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर आप ING लगा दें तो हमारा बन जाता है जेरेंड फॉर्म। सिंपल है। ईट फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा दो, ईटिंग, हमारा जेरेंड बन गया। थर्ड कैटेगरी हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, इसका स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ED या EN लगा देने से हमारे बन जाते हैं पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में 3 चीज़ें आती हैं, इन्फिनेटिव, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ING, पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING या ED या EN एटसेट्रा। तो आपने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 चीज़ें आती हैं। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक करके समझते हैं और इनका मीनिंग भी निकालते हैं, जिससे कि हमें किसी प्रकार की कॉमन एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, गैप फिलिंग, क्लोज टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके आते हैं तो आप मित्रों ये याद रखो, हमारे छात्र स्टूडेंट्स, कि अगर आपका बेसिक्स में आप कंफ्यूज हैं तो हमसे मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। तो चलिए, तो नॉन फाइनाइट आपने देखा। अब इसमें हम लोग क्या लेके चलते हैं कि नॉन फाइनाइट में क्या होता है। नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स होती हैं कि जिनमें सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इनके फॉर्म में, इनके रूप में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। वहीं आप लोग देख रहे थे कि फाइनाइट वर्ब्स में जैसे ही टेंस बदलता था, सब्जेक्ट बदलता था, तो वर्ब के रूप में परिवर्तन हो जाता था फॉर्म में। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं उनके सब्जेक्ट और टेंस का उनके फॉर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसी यूज़ होती हैं वैसी बनी रहती हैं। जैसे देखो पहला एग्जांपल, आई वॉन्ट टू राइट। अब इस सेंटेंस में क्या है? आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ, लिखना। तो जो टू राइट यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ही वॉन्ट्स टू राइट, वह लिखना चाहता है, टू राइट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शी वॉन्टेड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, शी वॉन्टेड टू राइट, तो आप देख रहे टू राइट, इनमें टेंस भी बदल गया, सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, लेकिन टू राइट जो इन्फिनेटिव यूज हुआ है इस पर ना तो टेंस का असर पड़ा, ना इस पर किसी सब्जेक्ट का असर पड़ा। तो ये सारे हमारे फाइनाइट्स होते हैं, तो इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिनमें टेंस और सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी डेफिनेशन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई ना।
अब चलिए, अब हम इन्फिनेटिव को डिटेल में पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव जनरली सामान्यतया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देने से इन्फिनेटिव हमारा बन जाता है, और वर्ब के इस रूप में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्ब के इस रूप में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा के हमने इन्फिनेटिव बना दिया, और जब ये इन्फिनेटिव बन जाता है तो फिर इसमें सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है सेकंड पर्सन का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे गो के आगे टू लगा तो टू गो हो गया, ईट के पहले टू लगा टू ईट हो गया, लाफ के पहले टू लगा तो टू लाफ हो गया। तो ये हमारा बन गया जाके इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कई बार इन्फिनेटिव हमारा यूज़ होता है जिसके पहले टू लगा होता है, और कई बार इन्फिनेटिव ऐसा भी यूज़ होता है जिसके पहले टू नहीं लगा होता है। तो जिसके पहले टू नहीं लगा होता है उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, या इन्फिनेटिव विदाउट टू बोल देते हैं, जिसके पहले टू नहीं लगा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब नॉन फाइनाइट की अगली कैटेगरी हम पकड़ के चलते हैं, उसको हम ले लेते हैं जेरेंड। इन्फिनेटिव हमने समझ लिया, अब जेरेंड आ जाता है। वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है, जो नाउन की तरह भी यूज़ होता है, उसको हम जेरेंड कहते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा जीरेंड बन जाता है। ठीक है, और ये नाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है। जैसे देखिए, वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। वॉकिंग टहलना एक व्यायाम होता है। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी। उसे स्टोरी पढ़ना पसंद करता है। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। उन्हें कार्ड खेलने का, ताश खेलने का शौक़ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग नाउन की तरह यहाँ पर इनका यूज़ हुआ है, अतः ये जीरेंड्स हैं। लेकिन इसमें वर्ब के भी लक्षण कई बार मिल जाते हैं। ठीक है, तो एज ए ये जीरेंड की तरह ये जीरेंड हो जाते हैं, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का यूज़ हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं पार्टिसिपल की ओर। ये पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ईडी या ईएन लगा देते हैं तो हमारा पार्टिसिपल बन जाता है। तो बेटा पार्टिसिपल की भी कुछ कैटेगरी है। जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे प्ले से बन गया प्लेइंग, वॉक से बन गया वॉकिंग, ड्रिंक से बन गया ड्रिंकिंग, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईडी या ईएन लगा दिया गया तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे प्ले के अंत में ईडी लगा तो हो गया प्लेड, तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल। वॉक के अंत में हमने लगा दिया ईडी तो हो गया वॉक्ड, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और ड्रंक, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तीसरा नंबर आता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम हैविंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हैविंग, HAVING, तो वो बन जाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग प्लेड, ये प्लेड थर्ड फॉर्म, इसके आगे हैविंग लगा दिया तो यानी ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। हैविंग टेकन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके पहले हैविंग लगा दिया तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हैविंग सीन, सीन थर्ड फॉर्म, इसके पहले हैविंग लगा दिया तो ये बन गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको ये पार्टिसिपल भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैंने आपको नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स की एक ब्रीफिंग दी, उनके विषय में बताया, उनकी पहचान बताई, जिससे आप उनको समझ सकें कि फाइनाइट वर्ब में हमारे क्या आते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारी इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल आते हैं। हमने आपको इन्फिनेटिव की प्रारंभिक जानकारी दी, जेरेंड की, और पार्टिसिपल कैसे कैसे बनते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है।
अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आपको यूजेस समझाऊंगा विद एग्जांपल्स है, विद कॉमन एरर्स के एग्जांपल्स है। जैसे कॉमन एरर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह मैं आपको वाक्य दूंगा, सेंटेंस दूंगा, और ये जितने मैंने अभी कैटेगरी आपको बताई हैं, इन्फिनेटिव, ज़ीर एंड पार्टिसिपल, इनकी यूज़ भी बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में इनको कैसे पूछा जाता है। अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो इनके अर्थ क्या निकलेंगे, अगर रिटन इंग्लिश हम इसका यूज़ करें तो इसका यूज़ किस जगह किया जाएगा, कैसे इनके प्लेस बदलने से मीनिंग और अर्थ में चेंजमेंट आ जाता है, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे तक फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार इसको ज़रूर देखें, देख के मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत इजी तरीके से विद एग्जांपल, प्रैक्टिकली तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखिए कि कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है या करने जा रहा है या वो प्लानिंग कर रहा है, तो आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस, वट एवर यू वांट टू लर्न, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। अगर हम बेसिक्स क्लियर करके नहीं चलते तो मन में कन्फ्यूज़न रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन्स को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।